नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज SOJNMS, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन PGJMC, हिंदी। MJM 020 पत्रकारिता और जन संचार का परिचय। खंड 1 संचार का परिचय। इकाई 2 संचार के प्रारूप, मॉडल 2.0 प्रस्तावना। इस इकाई में हम संचार के विभिन्न मॉडलों का अध्ययन करेंगे। इसके जरिए हम संचार प्रक्रिया के विभिन्न कदमों और चरणों को समझने की कोशिश करेंगे। हम संचार के कुछ बुनियादी मॉडल के साथ शुरू करेंगे और फिर जटिल मॉडल पर जाएंगे। उनके साथ हम शोर, प्रतिक्रिया, संदर्भ, साझा अनुभव और संतुलन की विभिन्न अवधारणाओं को समझेंगे। हम आगे चर्चा करेंगे कि ये अवधारणाएं संचार की प्रक्रिया और एक संदेश की प्रभावशीलता को कैसे प्रभावित करती हैं। इकाई के अंत में हम इन मॉडलों द्वारा अपनाए गए परिप्रेक्ष्य का आलोचनात्मक अध्ययन और संचार प्रक्रिया को समझने के अन्य तरीकों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। 2.1 सीखने के परिणाम। इन मॉडलों को समझने के बाद आप यह बताने में सक्षम होंगे कि हमें संचार को समझने के लिए मॉडल की आवश्यकता क्यों है। बुनियादी और अधिक जटिल मॉडल का वर्णन कैसे करें। ये मॉडल समकालीन सामाजिक और मीडिया वातावरण में कैसे प्रासंगिक हैं। संचार के मूल तत्वों SMCR की प्रक्रिया और इनके बीच के अंतर्संबंध को समझना। 2.2 संचार मॉडल। इन मॉडलों को कैसे अंतर्वैयक्तिक संचार पर लागू किया जा सकता है और इनमें से कौन सा मॉडल जन संचार को बेहतर ढंग से समझने के लिए उपयोगी है। और संचार मॉडल में संचरण परिप्रेक्ष्य की धारणा का आलोचनात्मक अध्ययन करना। संचार एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण और कई प्रतिभागी हैं। एक संदेश के गठन और उपभोग की प्रक्रिया शामिल है। संचार अध्ययन संचार की प्रक्रिया को समझने और चर्चा करने के लिए संचार मॉडल का उपयोग करते हैं। अब सवाल उठता है कि संचार मॉडल क्यों? मॉडल संचार की प्रक्रिया की कल्पना करते हैं। हम इसे एक ग्राफिक रूप में प्रतिनिधित्व करके संचार प्रक्रिया को समझने सक्षम होते हैं। इस प्रकार मॉडल संचार की बड़ी जटिल प्रक्रियाओं और विचारों को प्रस्तुत करने का तरीका है। उन्हें नक्शे के रूप में देखा जाना चाहिए जो हमें मानव के साथ साथ प्रौद्योगिकी संचालित संचार को बेहतर ढंग से समझने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। कुछ मॉडल दूसरों की तुलना में अधिक विस्तृत हैं, जबकि अन्य अधिक बुनियादी और मौलिक हैं। जैसे एक प्रतिमान के रूप में संचार अध्ययन विकसित हुआ, इसकी प्रक्रिया को सीखने और चित्रित करने का प्रयास किया गया। हेरोल्ड लासवेल 1948 के अनुसार संचार के कार्य का वर्णन करने का एक सुविधाजनक तरीका इन सवालों के जवाब देना है। कौन क्या कहता है, किस चैनल में, किसको, किस प्रभाव के साथ। यदि हम इस मॉडल पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम देख सकते हैं कि संचार का प्राप्तकर्ता रिसीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर जोर दिया गया है। पूरी प्रक्रिया के दौरान सूचना के ट्रांसमिशन से रिसीवर पर होने वाले प्रभाव के रूप में समझा जाता है। कहने का तात्पर्य इसकी गुणवत्ता को अंतिम परिणाम के रूप में तब समझा जाता है जब संदेश को अनुकूल रूप से स्वीकार किया गया हो। आइए हम ट्रांसमिशन मॉडल के कुछ अन्य रूपों को देखें। 2.3 शैनन और वीवर के संचार के गणितीय मॉडल। हमारी यात्रा बेल टेलीफोन प्रयोगशालाओं में शुरू हुई, जहां शैनन और वीवर ने संचार के गणितीय मॉडल पर काम किया। वे सिर्फ सामाजिक विज्ञान के शोधकर्ता नहीं थे, बल्कि संचार प्रक्रिया पर काम करने वाले इंजीनियर भी थे। आइए हम इस मॉडल को देखें जैसा कि चित्र 1 में दिया गया है। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। चित्र 2। 1
संचार के इस रैखिक लीनियर मॉडल में शैनन और वीवर ने टेलीफोन सिस्टम से संकेत लेकर संचार की प्रक्रिया को समझने और वर्णन करने की कोशिश की है। उन्होंने मुख्य रूप से स्रोत से गंतव्य तक अधिकतम मात्रा में जानकारी प्रसारित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीके से संचार के एक चैनल का उपयोग तलाशने का प्रयास किया। संचार की इस प्रक्रिया में स्रोत के साथ उत्पन्न होने वाले संदेश को ट्रांसमीटर द्वारा एक संकेत में बदल दिया जाता है। इस संकेत को चैनल के माध्यम से रिसीवर के लिए भेजा जाता है और अंत में गंतव्य तक पहुंच जाता है। एक टेलीफोन प्रणाली में चैनल टेलीफोन केबल है, सिग्नल विद्युत प्रवाह और ट्रांसमीटर और रिसीवर टेलीफोन उपकरण हैं। जिस तरह से इस मॉडल की अवधारणा की गई है, इसे संचार के इंजीनियरिंग मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। जॉन फिस्के के अनुसार शैनन और वीभर की संचार की गणितीय समझ इस पर आधारित है कि सटीकता और दक्षता प्रभावी संचार के लिए प्रमुख चिंताएं हैं। इसके जरिए शैनन और वीवर ने माना कि कुशल संचार वांछित अर्थ या शब्दार्थ सटीकता को व्यक्त करने में सक्षम है। प्रश्न: शब्दार्थ क्या है? उत्तर: शब्दार्थ विज्ञान यह समझने के बारे में है कि शब्दों से अर्थ कैसे जुड़ा होता है। इन अर्थों के अतिरिक्त भाषाई संबंध हैं और ये हमारी संस्कृति में निहित है। उदाहरण के लिए, जब हम उत्तरी अमेरिका में लिफ्ट शब्द का उपयोग करते हैं, तो प्रचलित उपयोग एलिवेटर शब्द का होता है, एक मशीन जो हमें ऊंची इमारत की ऊपरी मंजिलों तक ले जाती है। इस उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि संदेशों के प्रसारण में दक्षता और सटीकता प्रभावी संचार को समझने के लिए पर्याप्त श्रेणियां नहीं हैं। हमें इन विचारों को जटिल बनाने के लिए अर्थ निर्माण के क्षेत्र को गहराई से समझने की आवश्यकता है। शैनन और वीवर के मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शोर की अवधारणा है, जो प्रभावी संचार की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। शोर कुछ ऐसा है जो इसके ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के बीच सिग्नल में जुड़ जाता है जो स्रोत द्वारा वांछित नहीं है। फिस्के 1982। दूसरे शब्दों में, शोर एक अवांछित संकेत है जो सिग्नल से जुड़कर इच्छित संदेश के ट्रांसमिशन में बाधा पैदा करता है, जिससे संदेश के डिकोडिंग की प्रक्रिया बहुत कठिन हो जाती है। यह बाधा एक भौतिक शोर के रूप में हो सकती है, जैसे कि माइक्रोफोन, पंखे और लाउडस्पीकर से आने वाला अवांछित शोर। लेकिन ऐसे अन्य तरीके भी हैं जिनमें हम शोर की अवधारणा कर सकते हैं। शब्दार्थ शोर सीमेंटिक तब भी हो सकता है जब संदेश का ट्रांसमिशन सटीक और कुशल है, लेकिन इच्छित अर्थ संचारित करने में असमर्थ है। जैसे कि यदि कोई कम्युनिकेटर बहुत ही स्पष्ट रूप से कुछ कहता है, लेकिन इस संदेश को गलत तरीके से पढ़ा या समझा जाता है। शैनन और वीभर ने यह भी तर्क दिया कि संचार के इस सुझाए गए मॉडल में समस्याओं के 3 स्तर हो सकते हैं। तकनीकी टेक्निकल समस्या, जहां चैनल या डिकोडिंग में कोई समस्या है। यह संदेश की सटीकता को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए, यदि पुस्तक के पन्ने फटे हुए हैं या स्याही अस्पष्ट है, तो आप समझ नहीं सकते हैं कि क्या लिखा गया है। शब्दार्थ सीमेंटिक समस्या, जहां रिसीवर द्वारा समझे गए अर्थ में विसंगति है। उदाहरण के लिए, यदि आप अंग्रेजी नहीं समझते हैं, तो इस पाठ को पढ़ना और समझना असंभव होगा। प्रभावशीलता इफेक्टिविटी की समस्या, जहां संदेश प्राप्त होने का सवाल है, समझा जा रहा है, लेकिन अभी भी प्रभावी नहीं है। कई सामाजिक संदेश काम करने में विफल रहते हैं क्योंकि वे लोगों के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन नहीं लाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप इस पाठ को उबाऊ पाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, जो इस पुस्तक का इच्छित परिणाम है। 2. 4 ओसगुड और श्रेम के संचार मॉडल। चार्ल्स सी ओसगुड 1954 ने एक मॉडल विकसित किया जिसमें प्रेषक, कम्युनिकेटर और रिसीवर संचार की प्रक्रिया में एक दूसरे के साथ एक गतिशील संबंध में प्रवेश करते हैं।
उनके अनुसार संचार प्रक्रिया एक तरफा होने के बजाय द्विपक्षीय है और समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस मॉडल में स्रोत या प्रेषक कम्युनिकेटर एक संदेश को एनकोड करता है जो रिसीवर द्वारा डिकोड और व्याख्या की जाती है, लेकिन यह प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती है। अब रिसीवर इस संदेश को एनकोड कर स्रोत को भेजता है। यह संदेश अब स्रोत द्वारा डिकोड और व्याख्या की गई है। इस मॉडल की ताकत यह है कि यह संचार को कहीं अधिक गतिशील और इंटरैक्टिव प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिसमें स्रोत, कम्युनिकेटर और रिसीवर दोनों एक दूसरे के साथ संचार प्रक्रिया में भाग लेते हैं। विल्बर श्रेम 1971 ने संचार की प्रक्रियात्मक प्रकृति के विचार पर आगे विस्तार से बताया। उन्होंने संचार प्रक्रिया में एक और बहुत महत्वपूर्ण तत्व जोड़ा जिसे प्रतिक्रिया फीडबैक के रूप में जाना जाता है। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। इसलिए जब ए बी के साथ बातचीत में होती है तो घटनाओं की निम्नलिखित श्रृंखला होती है। ए एक संदेश को एनकोड करता है और इसे चैनल के माध्यम से भेजता है। बी संदेश प्राप्त करता है, इसे डिकोड करता है और अपनी प्रतिक्रिया भेजकर जवाब देता है। यह प्रतिक्रिया एक इशारे या एक शब्द या यहाँ तक कि एक लंबे वाक्य के रूप में हो सकती है। प्रेषक प्रतिक्रिया की मदद से अपने संदेश की प्रभावशीलता को समझने में सक्षम होगा, जो बदले में बेहतर संचार का कारण बनेगा। प्रतिक्रिया का तत्व श्रेम के मॉडल को पारस्परिक और प्रकृति में बेहद इंटरैक्टिव बनाता है। श्रेम के अनुसार संचार प्रक्रिया को कहीं शुरू करने और कहीं समाप्त होने के रूप में सोचना भ्रामक है। यह वास्तव में निरंतर है। श्रेम ने जोर देकर कहा कि संचार प्रक्रिया के दौरान स्रोत अपने दिमाग में एक चित्र बनाता है, लेकिन ये तब तक ट्रांसमिट नहीं हो सकता जब तक वे संकेतों में एनकोड ना किया गया हो। इसलिए पहला चरण शब्दों या अन्य प्रतीकों में संदेश का एनकोडिंग है। इस प्रकार एनकोडेड संदेश प्रेषक से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रेषक का संदेश पर कोई नियंत्रण नहीं है। इससे पहले कि हम संदेश की प्रभावशीलता पर विचार करें, हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या संदेश वांछित अर्थ लाएगा। इसके लिए मैसेज को रिसीवर को डिकोड करना होगा। इस मॉडल में श्रेम अनुभव के क्षेत्र फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की अवधारणा का परिचय देते हैं, जो संचार के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र एक व्यक्ति के पास कुल मानव अनुभव की परिधि के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि कम्युनिकेटर, स्रोत और रिसीवर दोनों एक दूसरे के साथ धुन में हैं, तो संकेत दो व्यक्तियों के संचित अनुभव के हलकों के भीतर होगा। ऐसे मामले में संचार प्रक्रिया इच्छित संदेश देने में सक्षम होगी। आइए हम एलिवेटर शब्द के बजाय लिफ्ट शब्द के उपयोग के उदाहरण के जरिए समझें। प्रेषक अपने अनुभव के अनुसार संदेश को एनकोड करेगा, इसलिए अगर लिफ्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और रिसीवर इससे परिचित नहीं है तो जिस संदर्भ में प्रेषक इसका उपयोग कर रहा है, उस संदर्भ में संचार में कठिनाई होगी। यहाँ समस्या यह है कि लिफ्ट रिसीवर के अनुभव के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। वह एलिवेटर शब्द से ज्यादा परिचित है। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि किसी संदेश को एनकोड करने के लिए शब्दों, संकेतों या प्रतीकों का चयन करते समय प्रेषक रिसीवर के अनुभव को ध्यान में रखता है। इस उदाहरण का उपयोग शब्दार्थ शोर की अवधारणा को समझने के लिए भी किया जा सकता है। प्रश्न चिन्ह क्या है? उत्तर: संदेश संकेतों और प्रतीकों से बने होते हैं। संकेत एक संकेत है जो अनुभव में किसी चीज का प्रतीक है। कोई संकेत किसी शब्द, छवि, ध्वनि या इशारे के रूप में हो सकता है। इसलिए यह चिन्ह स्वयं के अलावा किसी अन्य चीज का प्रतीक है। उदाहरण के लिए, कुर्सी शब्द का उस वस्तु से कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। यह रिश्ता अंग्रेजी भाषा में परिपाटी द्वारा बनाया गया है। कुर्सी शब्द की व्याख्या सांकेतिक स्तर पर उस वस्तु के रूप में की जा सकती है जिस पर हम बैठते हैं।
जबकि सांकेतिक स्तर पर यह शक्ति या पदानुक्रम का प्रतीक है। यह शब्द उन समाजों में अर्थहीन हो सकता है जहां लोग बुनी हुई चटाई का उपयोग करके फर्श पर बैठते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उनके अनुभव के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। 2.5 बर्लो का संचार मॉडल। बर्लो द्वारा सुझाए गए इस मॉडल में संचार की प्रक्रिया में शामिल 4 बुनियादी तत्वों को सूचीबद्ध किया गया है। स्रोत एस, संदेश एम की शुरुआत करता है, जिसे रिसीवर आर तक पहुंचने के लिए एक चैनल सी की आवश्यकता होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि संचार की पूरी प्रक्रिया को घटनाओं की एक रैखिक, लीनियर श्रृंखला के रूप में देखा जाता है, जो रिसीवर को संदेश प्रसारित करने की दिशा में तैयार है। स्रोत संचार की पूरी प्रक्रिया का प्रवर्तक अपने कौशल और राय के अनुसार एक संदेश का मसौदा तैयार करता है, जिसे रिसीवर तक पहुंचने के लिए एक चैनल के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। चित्र 2.7 एक स्रोत किसी चैनल के लिए संदेश को उस रिसीवर को एन्कोड करता है जो संदेश को डिकोड करता है। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। एसएमसीआर मॉडल। बर्लो के मॉडल में स्रोत अपने संचार कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार संदेश को एन्कोड करता है। संदेश को अपनी सामग्री, उपचार और संरचना जैसी विभिन्न श्रेणियों की मदद से समझा गया है। चैनल सुनने, छूने, देखने, चखने और सूंघने के रूप में विविध हो सकता है। अंत में रिसीवर अपने ज्ञान, संचार कौशल और दृष्टिकोण के अनुसार संदेश को डिकोड करता है। 2.6 गर्वनर संचार के मॉडल। जॉर्ज गर्वनर मॉडल संचार की हमारी समझ में एक और आयाम लाता है। यह धारणा और अर्थ का आयाम है। ऐसा करने से गर्वनर वास्तविकता और संदेश जो वास्तविकता को आकार देते हैं के बीच अंतर स्पष्ट करता है। गर्वनर के अनुसार संचार प्रक्रिया के 2 आयाम हैं, अवधारणात्मक और संचार या साधन और नियंत्रण आयाम। इस मॉडल में प्रक्रिया एक घटना ई के साथ शुरू होती है, बाहरी वास्तविकता में कुछ के रूप में माना जाता है। एम एक मानव या कैमरा जैसी मशीन हो सकती है। ई के बारे में एम की धारणा ई एक में परिणाम देती है। यह अवधारणात्मक आयाम है जो प्रक्रिया की शुरुआत है। ई और ई एक के बीच संबंध में चयन शामिल है। एम संभवतः ई की पूरी जटिलता को महसूस नहीं कर सकता है। यदि एम एक मशीन है तो यह चयन इसकी इंजीनियरिंग या इसकी भौतिक क्षमताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन अगर एम मानव है, हालांकि चयन बातचीत और बातचीत के माध्यम से किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति घटना की कुछ धारणा पर पहुंचने के लिए बाहरी उत्तेजनाओं को विचार के आंतरिक पैटर्न के साथ मिलाने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव शामिल है। एम धारणा की प्रक्रिया में अपने स्वयं के अनुभव और दृष्टिकोण लाता है। इसका मतलब यह भी है कि विभिन्न लोगों को घटना ई के बारे में धारणाएं होंगी। इस मॉडल में दूसरे चरण में जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल आयाम है, ई एक संकेत या से घटना के बारे में संकेत में बदल जाता है। यह एक संदेश के रूप में या घटना के एक कथन के रूप में या ई है। सेमेएस संदेश का प्रकार और आकार और साथ ही ई या संदेश की सामग्री है। इस ऊर्ध्वाधर वर्टिकल आयाम में संचार के माध्यम या चैनल का चयन करना महत्वपूर्ण है। चयन की इस प्रक्रिया के लिए एम को मीडिया या संचार के चैनलों पर कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जैसे ई एक कभी भी ई के लिए एक पूर्ण प्रतिक्रिया नहीं हो सकता है, उसी तरह से कभी भी ई एक के लिए एक पूर्ण और व्यापक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। यहाँ कुछ विकृतियाँ या बहिष्करण होने के लिए बाध्य हैं। तीसरे चरण में हम एक बार फिर से क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आयाम पर वापस आते हैं। इसमें रिसीवर या M2 से के प्रति धारणा बना रहा है। एक बार फिर रिसीवर
M2 बातचीत और बातचीत के माध्यम से को समझता है। M2 से को अपनी ज़रूरतों के साथ साथ अपने सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव को लाता है और तदनुसार संदेश में अर्थ पाता है ताकि इसे से एक में बदल दिया जा सके। गर्वनर के मॉडल के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तविकता और वास्तविकता की हमारी धारणा को अलग-अलग रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि ई घटना और धारणा ई एक के बीच एक अंतर है। इसी तरह संदेश से और इसे रिसीवर द्वारा एसीआई के रूप में कैसे माना जाता है के बीच एक अंतर है। गतिविधि। मेट्रो रेल आपके पड़ोस में अपनी पहली यात्रा करने जा रही है, जो इसे मेगा शहर के अन्य हिस्सों से जोड़ेगी। आप इस आयोजन में गेरबनर के मॉडल को कैसे लागू करेंगे? 2. 7 न्यूकॉम्ब मॉडल। न्यूकॉम्ब मॉडल एक त्रिकोण आकार का है और इसका महत्व इस बात में निहित है कि यह हमें उस भूमिका के विचार से परिचित कराता है जो संचार एक समाज में निभाता है। न्यूकॉम्ब के अनुसार नई भूमिका समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए है। इस मॉडल में ए और बी संचारक, कम्युनिकेटर और रिसीवर हैं। वे व्यक्ति या संगठन या सरकार और उसके लोग हो सकते हैं। एक्स उनके सामाजिक वातावरण का हिस्सा है। इस प्रकार एबीएक्स एक प्रणाली बन जाता है, जिसका अर्थ है कि इसके आंतरिक संबंध अन्योन्याश्रित हैं। इस एबीएक्स प्रणाली में यदि ए बदलता है, तो बी और एक्स भी बदल जाएंगे। यदि ए अपने संबंध को एक्स में परिवर्तित करता है, तो बी को एक्स या ए के साथ अपने संबंध को बदलना होगा। एबीएक्स प्रणाली केवल तभी संतुलन में होगी जब ए और बी का एक्स के प्रति समान दृष्टिकोण होगा। ए और बी के सामाजिक वातावरण में एक्स की जगह जितनी अधिक महत्वपूर्ण होगी, उतनी ही अधिक एक्स के प्रति एक सामान्य अभिविन्यास को संवाद करने और साझा करने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, यदि ए सरकार है, बी वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है और एक्स अर्थव्यवस्था है, तो आर्थिक मंदी के समय के दौरान ए और बी को एक दूसरे के साथ अधिक संवाद करना होगा क्योंकि यह उन दोनों को एक महत्वपूर्ण तरीके से चिंतित और प्रभावित करता है। इसी तरह युद्ध की अवधि के दौरान ए सरकार और बी लोगों के बीच एक्स युद्ध पर अधिक संचार और जानकारी साझा करने की आवश्यकता होती है। न्यूकॉम्ब मॉडल के बारे में महत्वपूर्ण है कि यह उन सामाजिक स्थितियों के बारे में प्रकाश डालता है जो संचार की आवश्यकता पर बल देते हैं। दूसरा, न्यूकॉम्ब का एबीएक्स मॉडल एक्स के प्रति ए और बी के बीच व्यापक अभिविन्यास और दृष्टिकोण से संबंधित है। संचार एक लोकतांत्रिक समाज में संतुलन की स्थिति बनाने के लिए हमारे सामाजिक वातावरण के बारे में जानकारी देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2.8 वेस्ले और मैकलीन का मॉडल। 1957 में वेस्ले और मैकलीन द्वारा डिजाइन किया गया यह मॉडल समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न जैसे मास मीडिया की हमारी समझ के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल है। इस मॉडल को एबीएक्स सिस्टम के विस्तार के रूप में देखा जाता है। इसमें नए तत्व के रूप में सी को पेश किया गया है। सी एक फिल्टरिंग तंत्र के रूप में कार्य करता है जो यह तय करता है कि क्या और कैसे संवाद करना है। यह मॉडल कुछ इस प्रकार दिखता है। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। एक्स जानकारी का स्रोत, ए प्रेषक, सी द्वारपाल, बी दर्शक, एफ प्रतिक्रिया। चित्र 2. 10. इस मॉडल में ए प्रेषक है और बी रिसीवर या दर्शक है। ए जानकारी के लिए विभिन्न स्रोतों एक्स पर निर्भर करता है। इस प्रकार एक्स या सामाजिक वातावरण मॉडल में बी की तुलना में ए के करीब है। इस मॉडल के बारे में महत्वपूर्ण बात एक्स की बहुआयामी प्रकृति है जिसे ए द्वारा एक्सेस किया जाता है। एक रिपोर्टर विभिन्न स्तरों पर एक्स
के साथ अपनी बातचीत से अपनी कहानी लिखता है, जिसे X1, X1, X2, X2, X3, X3, X4, X4 और इसी तरह के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि X को इसकी बहुलता में व्याख्या की जा सकती है, जो कई विचारों और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार चयन और बातचीत के कई विकल्प प्रदान करती है। इस प्रकार मास मीडिया ए द्वारा एक्सेस किए जाने वाले सामाजिक वातावरण XX का विस्तार कर रहे हैं, जिसे बी से संबंधित करने की आवश्यकता है, लेकिन बी का X के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है। सी गेटकीपर के रूप में कार्य करता है और यह तय करता है कि ए द्वारा प्रदान की गई कौन सी जानकारी अंततः दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। हम एक अखबार रिपोर्टर ए का उदाहरण ले सकते हैं, जो अखबार में प्रकाशित होने के लिए अपने संपादक सी को एक कहानी भेजता है। संपादक कहानी का उपयोग कर सकता है, लेकिन संशोधित तरीके से या इसे जैसा है वैसा ही ले सकता है। यह भी संभव है कि संपादक कहानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करने का फैसला करता है। तो संपादक या सी जैसा कि चित्र 10 में दिखाया गया है, एक फिल्टर के रूप में कार्य कर रहा है। इस फिल्टरिंग प्रक्रिया से गुजरने के बाद संदेश बी या दर्शकों तक पहुंचता है। बी की निर्भरता ए और सी दोनों पर बहुत अधिक है। यहाँ तक कि प्रतिक्रिया के संदर्भ में सी एक फिल्टरिंग तंत्र के रूप में कार्य करता है। यहाँ दर्शकों को जानकारी के लिए मास मीडिया पर निर्भर माना जाता है, जबकि जानकारी की इस आवश्यकता को पूरा करने के साधनों को ए द्वारा किए गए चयन प्रक्रिया और सी द्वारा किए गए गेटकीपिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिबंधित किया जाता है। डेनिस मैकवेल के अनुसार वेस्ले और मैकलीन का मॉडल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दावा करता है कि बड़े पैमाने पर संचारक संदेश या संचार की उत्पत्ति नहीं करते हैं। इसके बजाय वे संभावित दर्शकों को वातावरण में होने वाली घटनाओं के चयन किए गए समाचार को दर्शाते हैं। यह चयन एक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है कि दर्शकों को क्या दिलचस्प लग सकता है। गतिविधि: एक दैनिक अखबार के लिए काम करने वाले एक रिपोर्टर को एक मंदिर के शहर में भेजा जाता है, जहां मंदिर स्थल पर भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई है। गेट कीपिंग मॉडल लागू करें और इस मॉडल में शामिल सभी कलाकारों को ध्यान में रखते हुए दिखाएं कि इस स्थिति में समाचार पाठक तक कैसे पहुंचेगा। भले ही यह मॉडल समाचार पत्रों जैसे मास मीडिया के लिए उपयोगी है, यह टेलीविज़न, इंटरनेट के लिए समान रूप से अच्छी तरह से काम करेगा या फिल्म समारोहों, सांस्कृतिक समारोहों और एनिमेशन उद्योग जैसे विविध मीडिया रूपों पर लागू किया जा सकता है। एक फिल्म समारोह के मामले में, एक समारोह समन्वयक को समारोह में प्रदर्शन के लिए कई फिल्में में प्राप्त हो सकती हैं। फिल्मों के प्रदर्शन के लिए जरूरी है कि गेटकीपिंग के माध्यम से एक निश्चित संख्या में फिल्मों का चयन हो, जिसे त्योहार में दिखाया जा सकता है। वे विषय और समारोह के फोकस के अनुसार चयन मानदंडों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित कर सकते हैं। वेस्ले और मैकलीन के मॉडल को इस प्रकार विभिन्न मीडिया प्रौद्योगिकियों और नेटवर्क पर लागू किया जा सकता है, लेकिन मॉडल चयन और उन्मूलन के मानदंडों से संबंधित नहीं है। यह हमें यह नहीं बताता है कि गेटकीपिंग प्रक्रिया किस आधार पर होती है, लेकिन हमें मास मीडिया में द्वारपालों की भूमिका के बारे में जागरूक करता है। 2. जैकबसन मॉडल। यह मॉडल रैखिक और त्रिकोणीय दोनों मॉडलों से आकर्षित होता है। जैकबसन एक भाषाविद थे और इसलिए अर्थ के सवालों और एक संदेश की आंतरिक संरचना पर अपने मॉडल को फ्रेम करते हैं। इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह संचार में संचरण परिप्रेक्ष्य से परे चला जाता है। मॉडल संदर्भ और संचार में शामिल कोड को महत्व देता है। मॉडल 6 संबंधित फंक्शन के साथ संचार के 6 कारकों की गणना करता है। एड्रेसर 1
संदेश 2 को एड्रेसी 3 को भेजता है। प्रभावी होने के लिए संदेश को एक संदर्भ 4 की आवश्यकता होती है जो संदर्भित फंक्शन का काम करता है। दूसरा कारक संपर्क 5 है जो एड्रेसर और एड्रेसी के बीच शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कनेक्शन को खुला रखता है। अंतिम तत्व कोड 6 है जो एड्रेसर और एड्रेसी द्वारा साझा किया जाता है। इन जाता है तत्वों में से प्रत्येक मौखिक संचार में एक महत्वपूर्ण संबंधित कार्य करता है। फैटिक यह संचार के चैनलों को खुला रखता है और उन संबंधों की ओर इशारा करता है जो बातचीत के माध्यम से बनाए जाते हैं। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। इस मॉडल के अनुसार संचार के लिए प्रत्येक कारक महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी 6 कार्यों को समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। एक संचार घटना इनमें से केवल एक या अधिक कार्यों को महत्व दे सकती है। उदाहरण के लिए, यदि काव्यात्मक फंक्शन को अन्य कार्यों की तुलना में महत्व दिया जाता है तो संदर्भित फंक्शन निष्क्रिय हो सकता है। अन्य मामलों में भावनात्मक फंक्शन अन्य कार्यों पर प्राथमिकता ले सकता है। 2. 10 संचरण परिप्रेक्ष्य की आलोचना ट्रांसमिशन पर्सपेक्टिव। हमने हेरोल्ड लासवेल के मॉडल का अध्ययन करके इस इकाई की शुरुआत की, जो इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है। कौन कहता है, क्या, किसके लिए, किस चैनल के माध्यम से और किस प्रभाव के साथ। यह मॉडल और ऊपर चर्चा किए गए अधिकांश अन्य मॉडल डोमिनेंट प्रतिमान के भीतर आते हैं, जो स्रोत से गंतव्य तक जानकारी प्रसारित करने या संचरण करने में संचार की तकनीकी दक्षता से संबंधित है। इस प्रकार इस प्रक्रिया के 2 छोर, स्रोत और गंतव्य, यह निर्धारित करते हैं कि रैखिकता को उस तरह से एम्बेडेड किया जाएगा जिस तरह से हम संचार से संपर्क करते हैं। इसे संचार मॉडल के संचरण परिप्रेक्ष्य ट्रांसमिशन पर्सपेक्टिव के रूप में जाना जाता है। डेनिस मैकवेल के अनुसार संचरण मॉडल ट्रांसमिशन मॉडल में संदेश स्रोत द्वारा निर्धारित किया जाता है। संचरण परिप्रेक्ष्य के साथ एक समस्या यह है कि यह संचार को एक कारण और प्रभाव प्रारूप में बांधने के एक साधन तरीके से देखता है। चर्चा किए गए कई मॉडल ट्रांसमिशन परिप्रेक्ष्य के तहत आते हैं, जो प्रेषक से रिसीवर तक संदेश के एक आयामी प्रवाह की चर्चा करते हैं। जेम्स कैरी, एक संचार विद्वान, ने संचार के रिचुअल और एक्सप्रेसिव मॉडल की शुरुआत की जो साझा अर्थों और संस्कृति पर निर्भर करता है। रिचुअल परिप्रेक्ष्य में अवधारणा के रूप में संचार का उद्देश्य एक प्रभाव लाने या किसी को मनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक साझा संस्कृति पर आधारित है। संचार को एक उपयोगितावादी कार्य करने के लिए नहीं देखा जाता है, लेकिन इसे एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जिससे वास्तविकता का उत्पादन, रखरखाव, मरम्मत और रूपांतरण किया जाता है। संचार का उद्देश्य नियंत्रण के उद्देश्य के लिए नहीं है, बल्कि साझा विश्वासों के प्रतिनिधित्व के लिए है। रिचुअल मॉडल में महत्व इसकी दक्षता के बजाय संचार की प्रदर्शनात्मक गुणवत्ता को दिया जाता है, इसलिए अर्थ अस्पष्ट और अव्यक्त हो सकते हैं, एक कालातीत साझा संस्कृति से समझे जा सकते हैं जिससे हर कोई परिचित है। इस संदर्भ में यह देखना दिलचस्प है कि जिस तरह से विज्ञापन अंततः दर्शकों को अपने उत्पादों को खरीदने के लिए राजी करने के लिए संचार के रिचुअल मॉडल का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, खाना पकाने के तेल के विज्ञापन में एक परिचित छवि माँ है जो अपने बच्चों के लिए पूरियों को तलती है। यह छवि माँ के प्यार की धारणा के माध्यम से शुद्धता और प्रामाणिकता के विचार को आकर्षित करती है, इस प्रकार पोषण के रूप में महिलाओं के विचार को मजबूत करती है। यह विज्ञापन सिर्फ तेल बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक संबंधों को बनाते हैं और एक साझा संस्कृति का हिस्सा है। ट्रांसमिशन मॉडल आमतौर पर दर्शकों को निष्क्रिय होने का संदेह करते हैं और अर्थ केवल सही ढंग से डिकोड किए जाने की प्रतीक्षा करते हैं।
यह व्याख्या के गतिशील कार्य को गंभीर रूप से कम आंकता है। यह प्रेषक के पक्ष में पावर को दिखाता है। वैकल्पिक अल्टरनेटिव मॉडल को रचनात्मक कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल के रूप में वर्णित किया गया है। वे स्वीकार करते हैं कि अर्थों को उत्पन्न किया जा सकता है और इसमें शामिल सभी पक्षों द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है, बजाय केवल सेंडर और रिसीवर पर निर्भर होने के। लेकिन इस क्षेत्र के विद्वान स्केल किए गए आरेखों का उत्पादन करने या संचार की प्रक्रिया की संरचना के विचार को अस्वीकार करते हैं। इसके बजाय वे मानते हैं कि प्रतीकों के एक सेट के लिए अर्थ जोड़ने का कार्य सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में स्थित है। 2.11 सारांश। इस इकाई का उद्देश्य हमें उन मॉडलों की मदद से संचार की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है जो कई विद्वानों द्वारा तैयार किए गए हैं। एक उपकरण के रूप में मॉडल का उपयोग करके हम एक ग्राफिक रूप में संचार प्रक्रिया को मैप करने में सक्षम हैं। यह हमें संचार के प्रवाह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। प्रत्येक मॉडल विभिन्न तत्वों को महत्व देता है जो संचार के लिए आवश्यक हैं। हम यह पाते हैं कि जैसे जैसे हम साथ जाते हैं, मॉडल अधिक से अधिक जटिल हो जाते हैं, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह हमें अधिक शोध की ओर ले जाता है।